नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी की इस सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 का इतिहास, चैप्टर नंबर 4। दोस्तों, आज हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 4 का। हमारे चैप्टर का नाम है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं हमारे चैप्टर को। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन विद्रोह के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि वनों की कटाई दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ती गई, प्राचीन युग में वनों का उपयोग क्यों होता था और आधुनिक युग में वनों का दोहन किस प्रकार से होता जा रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कानू छोटा नागपुर में, बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में ऐसे ही हुए एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस्तर में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में अब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या था। देखिए, बस्तर के जो लोग थे उनके बारे में। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का जो केंद्रीय भाग है वो पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में जो है गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब में पश्चिम की तरफ बहता है। वहीं बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हल्बा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके जो रीति रिवाज और विश्वास हैं वो एक जैसे हैं। ये देखिए, इनकी बोलचाल की जो भाषा है वो बेशक अलग अलग है, लेकिन इनकी जो रीति रिवाज है और जो परंपरा है और इनमें जो विश्वास है वो लगभग एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी ज़मीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्योहारों पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। आगे देखिए। ठीक है, धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गांव को अपनी चौहदी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, डांड या मान कहा जाता है। कुछ गांवों में अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने, यानी परगने का मतलब होता है कई गाँवों के समूह को एक परगना बोलता है, गाँवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित, मतलब कई गाँवों के मुखिया इकट्ठा होते हैं और जंगलों सहित तमाम दूसरे जो अहम मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित करने, घुमंतू खेती की रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के जो लोग थे वो बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और धुलाई का काम मुफ्त, मतलब फ्री में करेंगे और जंगलों को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वनग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथ बेगार और चीज़ों की निरंतर जो मांग थी उससे लोग त्रस्त थे, यानी परेशान थे। इसके बाद देखिए क्या हुआ।
इससे तो परेशान ही थे। इसके बाद भयानक अकाल आ गया, पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में। जो वन आरक्षण था उसमें ने चिंगारी का काम किया। देखिए, लोगों ने बाजारों में, त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहाँ जमा होकर वे इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर देते थे। कांगेर बनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियों, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव में इस बगावत के खर्चे के लिए कुछ न कुछ हर गांव से मदद की जाती। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के जो घर और स्कूल थे, पुलिस थाने थे, इनको लूट लिए और इनको जला दिया गया। जो अनाज था उनका पुनः वितरण यानी फिर से लोगों में बांट दिया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह से जुड़े थे, कनेक्टेड थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगलों के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते हुए उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए। ठीक है, फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। देखिए, बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग की लुगदी जो है उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। देखिए, यहाँ दे रहा, आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें, ज़रा देखें कि इस वक्त यहाँ क्या कुछ हो रहा था। दोस्तों देखिए, इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो स्रोत है इसको पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। देखिए, भेड़ियों ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारेंगा स्कूल जो था उसको जला दिया। कैसुलर में लाइनें व पशु औरतशाला और टोकपाल राजूर में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भेड़िया माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयरा नदी का रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिलमिली चले गए। बुद्धू माझी और हर्षचंद्र नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाल ली। देखिए, डेब्रेट पॉलिटिकल एजेंट छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेटस का जून 1910 को कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम पत्र लिखा था, वहीं से ये ली गई है। आगे देखिए,
ये कहाँ से लिया गया है, पहले ये देख लीजिए। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, वो बताते हैं कनकापाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी टोकेली ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर ज़मीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह न थी, इसलिए ज़मीन ली जा रही है। यह देख उसके समर्थक लोगों को इकट्ठा किया, लड़ाई शुरू हुई और उसके जो कट्टर समर्थक थे वो मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी टोकेली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वो भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हर एक गांव में 2-4 लोग जगदलपुर गए। चिदपाल के गारवी देवता और मिखोला माखी मिरास के ढोल और आवरा बूंदी बाले रास और बांदा पांडु पालिम का उंगा और दूसरे ढेर सारे लोग जो थे। इसी तरह के नंदरासा के एक बुजुर्ग चंद्रू ने कहा कि लोगों की तरफ से पूर्णिया थे। पालेम के मिल्ले मुदाल, नंदरासा के सोएकाल, धुरवा और पांडवा मांझी, हर परगना से लोग अल्लाल तराई इकट्ठा हुए। एक झटकन में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा दूर उड़ सकते थे इसलिए उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव घर पहुंच सके। ठीक है, वो स्रोत था जो ली गई हैं कहीं से। ये देखिए जावा के जंगलों में क्या बदलाव हुए। देखिए इंडोनेशिया के बारे में जो पढ़ रहे थे, अब शुरू करते हैं। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। जावा सुमात्रा था ना भाई, इंडोनेशिया का द्वीप। लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था, यानी वनों से घिरा हुआ था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। डचों ने सबसे पहले अपना उपनिवेश जो बनाया था वो इंडोनेशिया को बनाया था। जैसा कि हम देखेंगे कि भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। देखिए जावा के लकड़हारों के बारे में दिया है। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। कौन से? कलांग समुदाय के लोग। उनका महत्व तो इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बेटी थी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की जो कटाई थी, ठीक है, उनका कर राजाओं के महल बनाना भी बहुत मुश्किल था। देखिए उनके कौशल के बगैर, जो लकड़हारे थे उनके कौशल के बगैर, उनके बिना जो सागौन के पेड़ थे उनकी कटाई बहुत मुश्किल थी, और जो राजाओं के महल थे वो बनाना भी बहुत मुश्किल थे। जब डचों ने 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे, और 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। देखिए डच वैज्ञानिक जो वानिकी थे उनके बारे में, 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीण की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वो भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से 2,80,000 2,80,000
जो स्लीपर थे उनका निर्यात किया गया। स्लीपर का मतलब ये होता है बोटे यार, जब पेड़ को बोटे एक साइज में काट काट के कई बोटे बना दिए जाते हैं उसे बोटे बोलते हैं, इसे स्लीपर बोला जाता था। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेंडा गार्डियस्टीन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के जो उनके अधिकार थे उनको सीमित कर दिया अंग्रेजों ने। बाद में अंग्रेजों ने जो भैंसों से, ठीक है, भैंसों से लकड़ियां ढोने का जो काम इनसे लेते थे, पहले तो वो मुफ्त में लेते थे, बाद में क्या किया, उनको कुछ मेहनत के रूप में मेहनताना देने लगे, लेकिन जो वन भूमि पर खेती के उनके अधिकार थे उनको सीमित कर दिए। अब देखिए जो शामीन थी उनकी चुनौती क्या थी। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू बलातुंग गांव के निवासी सुरौंतिकों ने शामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। यानी देखिए, वन, हवा, पानी, जमीन जो है ये राज्य द्वारा निर्मित तो है नहीं, ये तो प्रकृति रूप से है, इसलिए इस पर राज्य का हक कैसे हो सकता है। यही बात जो शामीन है उन्होंने कही। आगे देखिए, जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया और इस आंदोलन को संगठित करने वालों में शामीन का जो दामाद था वो भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो उन्होंने सामीनवादियों ने जब जो डच थे वो ज़मीन का सर्वेक्षण के लिए जब आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी ज़मीन पर लेट कर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया, यानी उनका काम करने से मना करके इसका विरोध किया। ये देखिए, ये भी स्रोत है, ये पढ़ते चलते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डाक वान होजेनड्रॉप ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था कि बटाविया के लोगों चौक पड़ो, आश्चर्य से सुनो, मुझे जो तुम्हें बताना है, हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा जो नौकायान है वो नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धसी हैं, छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी ज़रूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी इसके बावजूद जावा के जंगलों में उतनी ही तेज़ी से उगते हैं। अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। डाक वान होजेनड्रॉप पॉलिसी ने रिच फॉरेस्ट पुअर पीपुल 1992 में उनकी पुस्तक उद्भूत हुई थी। आगे देखिए, ये देखिए क्या है। इंडोनेशिया के जो ज़्यादातर जंगल हैं, जावा सुमात्रा के नाम से जानते हैं, जिसे कालीमंताना और पश्चिम इरियाना में स्थित है। जावा ही वो जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप जो चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के जंगलों से ढका हुआ था। ये देखिए, ये द्वीप है, ठीक है, उसी के बारे में दे रहा है। ये सुमित्रा द्वीप, या देखो ना, ये देखिए ना, द्वीप सुमित्रा, देख गया, यही तो है। आगे देखिए, युद्ध और वन विनाश। पहले तो दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभागों ने अंग्रेजों को जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति यहाँ अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग जाएं। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया
बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल करना, देखिए जंग के बाद जो इंडोनेशियाई वन थे उनको सेवा के लिए इन ज़मीनों को वापस हासिल कर पाना बहुत कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन की नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जो जिद थी उसके बीच टकराव पैदा हो गया। देखिए वानिकी में नए बदलाव आ गए। 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की जो सरकार थी उनको यह समझ में आने लगा कि जो वैज्ञानिक वानिकी है और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसीलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकूड, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे। इसमें हर परिवार बारी बारी अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे थे कि आखिर वनों का संरक्षण कैसे किया जाए। देखिए क्रियाकलाप है। जहां आप लोग रहते हैं वहां के जंगली इलाकों में कोई बदलाव आए हैं? ये बदलाव क्या है और क्यों है? ठीक है, ये क्रियाकलाप है। आप लोग इसको देखिए, समझिए और हमें भी पढ़ के बताइए क्या कहता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर ये समाप्त हो गया। चैप्टर छोटा नहीं था, चैप्टर बड़ा था। कल हमने इसमें आधे से ज़्यादा कवर कर लिया था, बाकी आज थोड़ा सा बचा था तो वो भी कवर हो गया। कल फिर मिलेंगे इसके आखिरी चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल नए चैप्टर के साथ।